नमो नमः विद्यार्थियों। मैं प्रकाश डलर एक बार फिर से संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ जो कि हाल ही में हमारे संस्कृत विषय की परीक्षा आयोजित हुई थी उसका प्रश्न पत्र का हल। आप सभी इस प्रश्न पत्र को देखकर स्व मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमारा जो पूर्णांक है उसमें से हम कितने अंक प्राप्त कर रहे हैं। आपने कुछ गलतियाँ भी की होगी, उन गलतियों को आप यहाँ से देखें कि कहाँ कहाँ आपने त्रुटियाँ की है। इस वीडियो को आप बिना स्किप के देखें क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है इसमें कुछ गलती ऐसी की होगी आपने जिनका आपको पता नहीं होगा। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। खंड अ जो है उसमें हमारा पहला प्रश्न है वो है का सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, अर्थात कौन सी सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो उत्तर था वो था पाषाणी। अगला प्रश्न है राजपुत्र राजसिंह से भार्या आसीत, अर्थात राजपुत्र राजसिंह की पत्नी थी तो कौन थी? बुद्धिमती। कुश लवयो पितुः नाम किम आसीत, कुश और लव के पिता का क्या नाम था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? राम। अगला प्रश्न है इसमें कह क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत, कौन खेत को जोत रहा था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कृषकः। अगला प्रश्न है मनुष्याणाम शरीरस्थः महान शत्रु किम, मनुष्य के शरीर का महान शत्रु कौन है? तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आलस्यम। अगला प्रश्न है निर्धनः जनः स्ववित्तेन स्वपुत्रम कुत्र प्रवेशम दापितुम सफलो जातः, निर्धन व्यक्ति अपने वित्त से अपने पुत्र को कहाँ प्रवेश दिलाने में सफल हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा महाविद्यालय। कस्य उपशमनस्य स्थिर उपाय नास्ति, किसको नष्ट करने में किसको विनष्ट करने में स्थिर उपाय नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भूकंपस्य। अगला जो प्रश्न है वो है प्रकृति धन एव इति अस्य संधि पदम अस्ति, यहाँ पर प्रकृति धन एव संधि विच्छेद किया हुआ है तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऋतु विसर्ग, इसमें संधि है और ऋतु विसर्ग के अनुसार इसमें सही उत्तर होगा प्रकृति रेव। अगला प्रश्न है व्यंजन संधि उदाहरण अस्ति, व्यंजन संधि का उदाहरण है तो यहाँ इसका उत्तर होगा कुर्वन्नासित। विसर्ग संधि उदाहरण अस्ति, विसर्ग संधि का उदाहरण है तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा योजकस्तत्र, योजकः धन तत्र। अगला प्रश्न है जगदीशः इति अस्य पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति, जगदीशः यहाँ इसका संधि विच्छेद जो पद है वो होगा जगत धन ईशः। अगला प्रश्न है अभितः इति पदयोगे का विभक्ति भवति, अभितः इस पदयोग में कौन सी विभक्ति होती है? तो आपने आराम से विभक्ति जो प्रकरण है उसको पढ़ा होगा और उसके अनुसार हमारा सही उत्तर होगा द्वितीया। अगला प्रश्न है नमः इति पदयोगे का विभक्ति भवति, नमः स्वस्ति स्वधा अलम वसट योगा च सूत्र के अनुसार इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा चतुर्थी विभक्ति। प्रश्न संख्या 14 है अनुवधावत अर्थात अनुधन धावत इति अत्र पदे कह उपसर्ग, यहाँ पर उपसर्ग पद कौन सा होगा? तो यहाँ इसका उपसर्ग पद होगा अनु। प्रश्न संख्या 15 है निस्सरन्ति इति अत्र उपसर्गम शब्दंच पृथक कृत्वा लिखत, हमारे सामने ये थोड़ा असमंजस वाला प्रश्न था जिसमें निहदन सरंती भी हो सकता है और निसदन सरंती भी हो सकता है, लेकिन चूंकि उसने उपसर्ग पूछा है तो निह कोई उपसर्ग हमारे पाठ्यक्रम में या फिर संस्कृत भाषा में निह नाम का कोई उपसर्ग नहीं होता है, अभी तो होता है निस। तो हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पर निसधन सरंती। इसके बाद का जो प्रश्न है वो है लिख धातु लट लकार से रूपम अस्ति, लिख धातु में लट लकार का जो रूप बनेगा वो बनेगा लिखति। प्रश्न संख्या अंतिम है 17वां पुत्रस्य दैन्यम दृष्टवा अहम रोदिमी रेखांकित पदे को धातु व रोदिमी, रोदिमी शब्द लिखा हुआ है इसमें कौन सी धातु है? तो इसमें धातु होगी रुद धातु। ये वैकल्पिक प्रश्न हमारे समाप्त हुए। आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि कौन सा प्रश्न आपके गलत हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 2 है निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूरित, अर्थात निर्देश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। श्रीगाल आह, तो हस में हमें शत्र प्रत्यय को मिलाना है तो हमारे सामने शब्द बनेगा हसन। क्या बनेगा? हसन। मैं आपके सामने लिख देता हूँ, इसका सही उत्तर होगा हसन। इस प्रकार से प्रकटेति सा माता स्वगुरुम प्रकटेति, तो कृतज्ञ में हमें तल प्रत्यय को जोड़ना है तो हमारे सामने शब्द बनेगा कृतज्ञता। क्या बनेगा?
कृतज्ञता। मैं लिख देता हूँ, आप इसको यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा कृतज्ञता। इसी प्रकार श्रिया, वाणी और युक्त दंताप में प्रत्यय मिलाओगे तो शब्द बनेगा, क्या बनेगा? युक्ता। इसका सही उत्तर होगा युक्ता। इसी प्रकार से पाद ध्वनि शब्द तृतीया विभक्ति, तो पाद ध्वनि जो शब्द है उसकी तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ पाद ध्वनिना। आप देख सकते हैं पाद ध्वनिना, यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद पुष्प शब्दस्य सप्तमी विभक्ति बहुवचन में, तो शब्द क्या बनेगा? पुष्पेषु। क्या बनेगा? पुष्पेषु। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न बिल्कुल सही कहलाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 3 है अधोलिखित गद्यांशं पठित्वा एतद् आधारित प्रश्नानाम् उत्तराणि यथा निर्देशं लिखत। इस गद्यांश को पढ़ना है और गद्यांश को पढ़ करके हमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। तो मैं यहाँ पर सीधे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करता हूँ। महाराणा प्रतापस्य पितुर्नाम किम आसीत्, महाराणा प्रताप के पिता का क्या नाम था? तो यहाँ पर दिया हुआ है महाराणा उदय सिंहस्य। यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? उदय सिंह। इसके बाद में दिया हुआ है महाराणा प्रतापस्य अश्वस्य नाम किम आसीत्, महाराणा प्रताप के अश्व का था क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के अश्व का क्या नाम था? आप बता सकते हैं क्या नाम था? चेतक। बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है ये। इसके बाद में दिया हुआ है पूर्ण वाक्य उत्तरत, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ प्रश्न है? महाराणा प्रतापस्य जन्म कदा अभूत, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? तो यहाँ इसका उत्तर हम लिखेंगे महाराणा प्रतापस्य जन्म 1540 ख्रीष्टाब्दे अभूत, अर्थात महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ। अगला जो प्रश्न है वो है अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश को हमने पढ़ा और पढ़कर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस गद्यांश में जो दिया हुआ है वो महाराणा प्रताप हमारा मुख्य बिंदु है। तो यहाँ इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप। अगला जो हमारा चैप्टर है वो व्याकरण से संबंधित है। प्रसिद्ध गजः इति अत्र विशेष्य पदम लिखत। विशेष्य पद यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ हमारा विशेष्य पद होगा गजः, क्योंकि गज की विशेषता है वो प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर गज क्या है? विशेष्य पद। अगला है वाजी इति अस्य पर्याय पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। वाजी, वाजी कहते हैं घोड़े को, और घोड़ा शब्द हमारे गद्यांश में दिया हुआ है। क्या कहते हैं? घोड़े का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? अश्व। क्या बनेगा? अश्व। इसके बाद में दिया हुआ है एक राम प्रसाद नामकः प्रसिद्ध गजः अपि आसीत्। एक राम प्रसाद नाम का प्रसिद्ध हाथी भी था। इति अत्र आसीत् इति क्रियापदस्य कर्तृपदम लिखत। यहाँ जो आसीत् क्रियापद है ये किसके लिए आया है? तो ये किसके लिए आया है? हाथी के लिए आया है। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर लिख सकते हैं राम प्रसाद नाम का प्रसिद्ध गजः। और यदि आप केवल गजः भी लिखोगे तब भी आपका जो उत्तर होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर देखिए आप गजः लिखोगे तब भी आपका उत्तर सही है, और राम प्रसाद नामकः प्रसिद्ध गजः लिखोगे तब भी आपका उत्तर सही होगा। अगला जो प्रश्न है वो है खंड ब का राजन अलम अति दाक्षिण्यन। हे राजन अत्यधिक उदारता मत करें। रेखांकित पदे विभक्तिम तत्कारणम च लिखत। यहाँ विभक्ति और कारण दोनों आपको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ विभक्ति आप क्या लिखोगे यहाँ पर? तो प्रश्न आपको इस प्रकार से करना है। विभक्ति आप लिखोगे यहाँ पर तृतीया। कौन सी विभक्ति है इसमें? तृतीया विभक्ति। और आप इसमें कारण क्या लिखोगे? तो कारण में लिखोगे आप अलम योग है। क्या लिखोगे? कारण यहाँ पर अलम योग है। इस प्रकार से यदि आप करोगे तो आपको इस प्रश्न में 2 अंक पूरे मिलेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 5 है अधोलिखितो संख्यावाची शब्दों संस्कृत लिखत। नीचे कुछ संख्या आपको दिख रही है। 105 की संस्कृत क्या बनेगी? तो 105 में क्या है? 5 अधिक है। क्या बनेगा? इसका उत्तर क्या होगा? पंच अधिकम 1 शतम। यहाँ पर इसका उत्तर ये होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? 150 का क्या बनेगा? 50। क्या बनेगा? 50 अधिकम 1 शतम। यहाँ पर अनुस्वार नहीं करके हम पूरा लिखेंगे। ये बिंदी यहाँ पर नहीं आएगी, अनुस्वार नहीं आएगा। तो यहाँ इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 6 है धेनूनां माता सुरभि आसीत्। गाय की माता सुरभि थी। रेखांकित पदमादृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। आपको जो रेखांकित पद है धेनूनां, यह हमारा रेखांकित पद है और इसको हटाकर हमें प्रश्नवाचक शब्द लगाकर अंतिम जो पूर्ण विराम है यहाँ पर हम प्रश्नवाचक
चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में किम शब्द का क्या रूप बनेगा? काम। क्या बनेगा? काम। तो काम माता सुरभिः आसीत्, यहाँ पर और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 7। अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायां सप्रसंगम भावार्थम लिखत। नीचे लिखे श्लोक का हिंदी भाषा में सप्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पर ध्यान रहे, हमें कुछ 4 बिंदु है। आज इससे पहले भी आप वीडियो देख सकते हैं कि वो कौन कौन से 4 बिंदु होंगे। उन बिंदुओं के आधार पर इस प्रश्न को हमें पूरा करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर प्रसंग। तो प्रसंग में आप क्या लिखोगे? प्रस्तुत पद्यांशम माफ़ी चाहता हूँ, हिंदी भाषा में हमको लिखना है। तो हम यहाँ हिंदी भाषा में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 में संकलित सुभाषितानी नामक शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इस पाठ में घोड़े और गधे इन दोनों के मध्य तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया है या दोनों के मध्य तुलना बताई है। इस प्रकार से आप इसका प्रसंग आप लिख सकते हैं। इसके बाद अन्वय लिखते हैं। तो अन्वय आप किस प्रकार से लिखते हैं ये मैं आपको पूर्व वीडियो में समझाया है मैंने। इसके बाद मैं इसका अनुवाद लिखूंगा। तो अनुवाद के लिए हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अस्वस्थ धावने विरह भारस्य वहने खर। अर्थात इस विचित्रमय संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। घोड़ा यदि दौड़ने में कुशल है तो गधा जो होता है वो वजन ढोने में, भार को ढोने में। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तत्पश्चात हमारा जो अंतिम बिंदु होगा वो होगा व्याकरणात्मक टिप्पणी। और व्याकरण की दृष्टि से कौन कौन से शब्द हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नास्ति में देखिए दीर्घ संधि हमें दिख रही है, तो नास्ति के टुकड़े करेंगे हम न धन अस्ति, और कोष्टक में हम लिखेंगे दीर्घ संधि। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ पर भारस्य को लिख सकते हैं भार धन षष्ठी विभक्ति एक वचन। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द आप इसमें से निकाल सकते हैं। जैसे खलु दिया हुआ है, तो खलु क्या है? एक अव्यय है। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 8, जो कि अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम मंजूषा तो पदानि चित्वाय अन्वय से संबंधित है और मंजूषा हमारे सामने दी हुई है। इनकी सहायता से हमें रिक्त स्थान में इन शब्दों को भरना है। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत। एक राजहंस से जो शोभा तालाब की होनी चाहिए। न सा पक्षहस्तेन परितः तीरवासिना। हजारों बगुले किनारे पर रहने से वह सुंदरता नहीं बढ़ती है जो कि एक राजहंस से बढ़नी चाहिए। तो हमें अन्वय क्या लिखना है यहाँ पर? तो देखिए एकेन लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके बाद में सरसह। तो एकेन हमारे सामने ये रहा और सरसह हमारे सामने ये रहा। तो कौन सा शब्द इसने हटा दिया? वो हटाया इसने राजहंसेन। तो यहाँ पर क्या आएगा? राजहंसेन। एकेन राजहंसेन सरसाया, यहाँ पर क्या आ जाएगा? शोभा। नंबर 2 पे क्या आ जाएगा? शोभा। और 1 पे क्या आएगा? राजहंसेन। मैं लिख देता हूँ, आपको तो केवल एक अनुमान चाहिए क्योंकि आप पेपर को हल कर चुके हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे परितः, और अंतिम हमारा शब्द आएगा बक सहस्त्रेण। बक सहस्त्रेण हमारा यहाँ पर इसका उत्तर आएगा बक सहस्त्रेण। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 9 है स्व पाठ्य पुस्तकात् श्लोकद्वयं लिखत यद अस्मिन् प्रश्नपत्रे न स्यात्। अपने पाठ्य पुस्तक के कोई 2 श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हो। आपने वो 2 श्लोक लिखे होंगे जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आपने इस प्रश्न को जरूर पूरा किया होगा। अगला जो प्रश्न है वो है अधोलिखित पठ्यो कस्यचित् एकस्य पाठसारं हिंदी भाषायां लिखत। यहाँ पर 2 पाठों के नाम दिए हुए हैं, शिशुलालनम और भूकंप विभीषिका। इन दोनों पाठ में से किसी एक पाठ का आपको हिंदी भाषा में अनुवाद लिखना था, पाठसार लिखना था। आशा है आपने इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से किया भी होगा। अगला जो प्रश्न है वो है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा एतत् आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। आपके सामने एक गद्यांश दिया हुआ जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक का एक हिस्सा है। उस गद्यांश से कुछ प्रश्न यहाँ नीचे दिए हुए हैं जिनके उत्तर हम निकालते हैं और लिखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न जो दिया हुआ है कृषकः किम कुर्वन् आसीत्। किसान क्या कर रहा था? तो यहाँ इसका उत्तर हम लिखेंगे बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम। अपने दोनों बैलों से खेत को जोत रहा था, खेत को हाँक रहा था। अगला प्रश्न है वृषभः कुत्र पपात। जो बैल था वो कहाँ गिर गया? तो पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वृषभः क्षेत्रे पपात, अर्थात बैल खेत में गिर गया। अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या ग जो कि व्याकरण शास्त्र से संबंधित है। कश्चित् कृषकः इति अत्र विशेषण पदम किम। कश्चित् कृषकः अर्थात कोई किसान। यहाँ पर विशेषण पद क्या होगा, तो यहाँ पर विशेषण पद होगा कश्चित् और विशेष्य क्या होगा, कृषकः। तो यहाँ हमारा सही उत्तर होगा कश्चित्। अगला प्रश्न है क्रुद्धः कृषिवलः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। क्रोधित किसान उसको उठाने के लिए बहुत बार प्रयत्न किया, अर्थात क्रोधित किसान ने उसको उठाने के लिए। क्रुद्धः कृषिवलः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। क्रोधित किसान ने उसको उठाने के लिए बहुत बार प्रयत्न किया। इति अत्र क्रियापदम किम। यहाँ पर क्रियापद क्या है, तो यहाँ पर क्रियापद होगा अकरोत्। क्या होगा, अकरोत्। अगला जो प्रश्न है वो भी इसी का अथवा है और वो भी हमें यहाँ पर भी इसको पढ़ना है और इसके दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है न्यायाधीश नाम की मासिक। न्यायाधीश का नाम क्या था, तो यहाँ इसका उत्तर होगा बंकिम चंद्र। क्या उत्तर होगा, बंकिम चंद्र। अगला है न्यायाधीश किमर्थम निर्णेतुं न शक्नोत। न्यायाधीश ने किस प्रकार से निर्णय नहीं लिया या न्यायाधीश ने किस प्रकार से निर्णय नहीं ले सका। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, प्रमाण के अभाव में। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे न्यायाधीश प्रमाणा अभावात निर्णेतुं न अशक्नोत। अगला जो प्रश्न है वो व्याकरण शास्त्र से संबंधित है। पहला प्रश्न है सर्वं वृत्तम अवगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत। इति अत्र सर्वनाम पदम की। सब कुछ वृत्तांत को जान करके उसने उसको निर्दोष माना। यहाँ पर सर्वनाम पद क्या है, तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने सर्वनाम केवल एक नहीं है, अपितु बहुत सारे शब्द है। सर्वम ये भी सर्वनाम है, स ये भी सर्वनाम है और तम ये भी सर्वनाम है। तो यहाँ पर हमारे इस वाक्य में कुल 3 सर्वनाम शब्द दिए हुए। एक बार फिर से मैं इसका उच्चारण कर रहा हूँ, सर्वम, स और तम, ये 3 हमारे सामने सर्वनाम यहाँ पर दिए हुए। अगला है अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। इति अत्र कर्तृपदम की। यहाँ पर कर्तापद क्या है, तो अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। किसने दिया, बंकिम चंद्र हो। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, बंकिम चंद्र हो। अगला प्रश्न है प्रश्न 12 अधोलिखित श्लोकम पठित्वा एतत् आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। पद्यांश से संबंधित है, जिसमें हमें ये श्लोक पढ़ना है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम मम बहुधा बहवो भवन्ति गगने सर्वे अपि नेता तशा केचित् वृष्टिभिः आद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा ययं पश्यसि तस्य तस्य कुरुतो मा ब्रूहि दिनम वचः। इसको पढ़ना है, इसका अर्थ करना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। अम्बोधाः कुत्र सन्ति, अर्थात बादल कहाँ है, तो यहाँ उत्तर हम लिखेंगे गगने। अगला जो प्रश्न है पूर्ण वाक्य में है वृष्टिभिः वसुधाम के आद्रयन्ति। वृष्टिभिः वसुधाम के आद्रयन्ति, अर्थात वृष्टि से वसुधा को यानी कि बारिश से वसुधा को कौन गीला कर देते हैं। तो यहाँ इसका उत्तर हम लिखेंगे वृष्टिभिः वसुधाम अम्बोधाः आद्रयन्ति, अर्थात वृष्टि से बारिश से वसुधा को बादल गीला कर देते हैं। इसके बाद की जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या ग है, जो कि व्याकरण शास्त्र से संबंधित है। गर्जन्ति केचित् वृथा, कुछ बेकार में ही गरजते हैं। इति अत्र क्रियापदम किम। यहाँ पर क्रियापद क्या है, तो यहाँ क्रियापद होगा गर्जति। इसके बाद है दीनम वचः। इति अत्र विशेषण पदम किम। यहाँ पर विशेषण पद क्या होगा, तो यहाँ पर विशेषण पद है दीनम। क्या होगा, दीनम। इसी का अथवा जो प्रश्न दिया वो दिया हुआ है सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वितः यदि देवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। ये पद्यांश दिया होगा, आपको इसका अर्थ भी आता होगा और किस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं वो है छाया कम ददाति, अर्थात छाया को कौन देता है। तो यहाँ इसका उत्तर क्या होगा, बताइए कौन देता है छाया, तो महावृक्ष हो। छाया कौन देता है, महावृक्ष हो, अर्थात महान पेड़। पूर्ण वाक्य उत्तरतो अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः। हमारे द्वारा किस प्रकार के वृक्ष का सहारा लेना चाहिए, तो किस प्रकार के वृक्ष का सहारा लेना चाहिए। तो यहाँ इसका उत्तर हम लिखेंगे सेवितव्यो महावृक्षः फल छाया समन्वितः। यानी कि इस पंक्ति में हमारी जो पहली पंक्ति है श्लोक की, वहीं इसका पूरा उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है वो है महावृक्षः फल छाया समन्वित इति अत्र विशेषण पदम किम। तो यहाँ पर विशेषण पद क्या होगा, विशेषण पद होगा इसमें महावृक्षः। दूसरा प्रश्न है यदि देवात् फलम नास्ति इति अत्र क्रियापदम किम। तो इसमें क्रियापद क्या होगा, नास्ति। अगला जो प्रश्न है वो है
प्रश्न संख्या 13 है अधोलिखित नाट्यांशं पठित्वा एतत् आधारित प्रश्नानाम् उत्तराणि यथा निर्देशं लिखत। इससे पहले हमने गद्यांश को पढ़ा, इससे पहले हमने पद्यांश को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे नाट्यांश में से कुछ प्रश्न हमें निकाल करके लिखने हैं। तो शिशुलालम जो पाठ है वहाँ से ये पाठ हमारा लिया गया है और कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर दी हुई है, हमें इन पंक्तियों को पढ़ना है, इनका अर्थ करना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। प्रश्न संख्या क जो है वो है कथम अस्मत् समान अभिजनो संवृतो इति कह प्रचति, यानी कि किस प्रकार से हमारे समान कुल वाला यह है, ऐसा कौन कहता है? ऐसा कौन कहता है? राम। क्या कहते हैं? कथम अस्मत् समाज अभिजनो संवृतो, ऐसा राम कहते थे। यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे हम रामः। प्रश्न संख्या ख है कुश लवयो वंशस्य कर्ता कह, कुश और लव के वंश के कर्ता कौन थे? तो यहाँ इसका उत्तर हम लिखेंगे कुश लवयो वंशस्य कर्ता भगवान सहस्त्र दितितिह। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? कुश लवयो वंशस्य कर्ता भगवान सहस्त्र दितितिह। इसके बाद व्याकरण से संबंधित हमारे प्रश्न है आवाम यमलो, हम दोनों जुड़वा है, वाक्य अस्मिन् सर्वनाम पदम किम, यहाँ पर सर्वनाम पद क्या है? तो इसका उत्तर होगा आवाम। इसके बाद है भगवान सहस्त्र दितितिह इति अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ पर विशेषण पद क्या है? तो यहाँ पर इसका विशेषण पद होगा सहस्त्र दितितिह, अर्थात हजारों किरणों वाले। तो सहस्त्र दितितिह इसका उत्तर होगा। इसी का जो अथवा दिया हुआ है वो है काकह पिकह, अर्थात ये कौन सा पाठ होगा? ये होगा सौहार्दम प्रकृति शोभा से ये पाठ लिया गया है, इसको हमें पढ़ना है और पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। पहला प्रश्न है वस्तुतः वनराजः भवितुम तू अहमेव योग्य हो, वास्तव में वनराज होने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ, ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा कौन कहता है? कौवा कहता है। ये पंक्ति आप नाट्यांश में देख भी सकते हैं, ऐसा कौवा कहता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे हम काकह। क्या लिखेंगे? काकह। इसके बाद पूर्ण वाक्य में लिखना है कह वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुली करोति, कौन वातावरण में कर्कश ध्वनि से व्याकुलता उत्पन्न करता है, बेचैनी उत्पन्न करता है? तो कौन करता है? कौवा करता है। तो दोनों का उत्तर समान ही है। यहाँ पर हम इसका उत्तर लिखेंगे काकह वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुली करोति। इसके बाद व्याकरण के जो प्रश्न है वो है पहला प्रश्न है किम जल्पसी, क्यों जल रही हो, इति अत्र क्रियापदम किम, यहाँ पर क्रियापद क्या है? तो यहाँ पर क्रियापद होगा जल्पसी। कृष्ण वर्ण अहम, अर्थात मैं काले वर्ण का हूँ, इति अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ पर विशेषण पद क्या हो जाएगा? कृष्ण वर्णः। ये हमारे गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश, इससे संबंधित जो भी हमारी समस्याएं थी वो मैंने दूर कर ली। आप देख सकते हैं कहाँ पर आपने गलती की है, कितने नंबर अब तक आपने प्राप्त कर लिए हैं। आप जरूर कमेंट्स में जाकर जरूर लिखें। अगला जो हमारे सामने जो प्रश्न आ रहा है वो है प्रश्न संख्या 14 है, वो समास से संबंधित है, जिसमें क है चतुर्नाम युगानाम समाहार समस्त पदम लिखत, 4 युगों का समूह हो। यहाँ पर समस्त पद होगा, तो यहाँ समस्त पद क्या होगा? चतुर्युगम। क्या बनेगा? चतुर्युगम। मैं आपके सामने लिख देता हूँ चतुर्युगम। इस प्रकार से शब्द लिखेंगे, ये ग है, ये चतुर्युगम, इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। इसके बाद पितरो समास विग्रह पदम लिखत, पितरों का समास विग्रह लिखना है। तो पितरों का समास विग्रह क्या बनेगा? माता च पिता च, माता च पिता च। और अंतिम है यथाशक्ति, इसका समास का नाम हमें लिखना है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। मुझे आशा है आपका यह प्रश्न पूरी तरह से सही हुआ होगा। अगला जो प्रश्न है वो है मंजूषाया प्रदत्ते समुचिते अव्यय पदे वाक्यानि पुरतः, अर्थात मंजूषा में दिए गए समुचित अव्यय पदों से वाक्यों की पूर्ति कीजिए। हमारे सामने कुछ मंजूषा में कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें रिक्त स्थान में इनको भरना है। तो पहला क्या है? यदा मेघा गर्जन्ति वर्षा भवति, जब बादल गरजते हैं वर्षा होती है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? तदा, तब वर्षा होती है। यदि पुस्तकम न पठिष्यामः, यदि पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, अनुत्तीर्णाः भविष्यामः, तो क्या हो जाएंगे? अनुत्तीर्ण, अर्थात फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तरही। क्या आ जाएगा? तरही। और अंतिम क्या बचा? यावत, यावत भोजनम न मिलति तावत बुभुक्षा भवति, जब तक भोजन नहीं मिलता है तब तक भूखे होते हैं, यानी कि भूख होती है। और ये था हमारा खंड स पूरी तरह से समाप्त हुआ। अब जो हमारा खंड द शुरू हो रहा है, जो कि बड़े बड़े अंकों, अधिकतम अंकों का यह प्रश्न है, और इसमें हमने गलती, मुझे लगता है आपने कोई भी गलती नहीं की होगी। प्रश्न संख्या 16 है, वो है
16 जो है वो है भवान नगेंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और हरिनगर से छात्र रुग्णता कारण दिनत्रयस्य अवकाशाय प्राचार्याय प्रार्थना पत्रम लिखो। तो आप हरिनगर छात्र है जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरिनगर में आप पढ़ते हैं, माफ़ी चाहता हूँ, आपका नाम नगेंद्र है और आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरिनगर में पढ़ते हैं और बीमारी के कारण के लिए 3 दिन की छुट्टी के लिए आप अपने प्राचार्य को एक पत्र लिखिए, प्रार्थना पत्र लिखिए। मुझे लगता है ये भी बिल्कुल सरल दिया हुआ है और इसका जो अथवा दिया हुआ है वो मंजूषा दी हुई है और मंजूषा को देखकर हमें शब्द भरने, तो मुझे लगता है आप इस प्रश्न को करने की बजाय मुझे लगता है आपने ये प्रश्न सही किया होगा। हम एक बार इसको भरने का प्रयास करते हैं, आपने कहाँ गलती की कहाँ नहीं गलती की आप इसको देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 16 जो अथवा में दिया हुआ है उसको हम पूरा करते हैं। सेवायाम, यहाँ पर क्या आ जाएगा आप शब्द देख सकते हैं, मंजूषा में दिया हुआ है यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष हो, यहाँ पर क्या आएगा नगर, मैं लिख देता हूँ नगर पालिका अध्यक्ष हो। इस प्रकार से शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं नगर पालिका अध्यक्ष हो। यहाँ पर क्या आएगा निवेदनम, क्या आएगा निवेदनम, इस प्रकार से शब्द लिखा हुआ है। इसके बाद में इसमें हम लिखेंगे नगरस्य उद्यानस्य, निवेदन है कि हमारे नगर के उद्यान में स्वच्छता नास्ति परिक्षेत्रे, क्या आ जाएगा परिक्षेत्र में स्वच्छता नहीं है। तत्र बाल क्रीडार्थम क्रीडकानि अपि न, वहाँ पर बाल क्रीडार्थम यानी कि जो बच्चे हैं वो खेलने के लिए खिलौने भी नहीं है, वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए खिलौने भी नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे संति, क्या लिखेंगे संति, और यहाँ पर हमने क्या लिखा था नगरस्य, क्या आएगा यहाँ पर नगरस्य, और यहाँ हमने लिखा था परिक्षेत्रे। क्रीड़ा बिना अस्माकं न रमते, खेल के बिना हमारा मन भी नहीं खेलता है, मन भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मनांसी शब्द दिया हुआ है ऊपर मंजूषा में, देख के लिख सकते हैं आप। इसके बाद में अतः यहाँ पर क्या आ जाएगा कृपया, अतः कृपया है स्वच्छता या समुचित व्यवस्था है, स्वच्छता के लिए समुचित व्यवस्था के लिए, स्वच्छता की समुचित व्यवस्था के लिए आदिशंतु आदेश करें, किनको आदेश करें कर्मकारान अर्थात अपने कर्मचारियों को आदेश करें। स धन्यवाद, धन्यवाद प्रार्थी है, महेश है, बी ब्लॉक में रहता है और पुष्प विहार ये उसका पता है। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 17 है, वो है अधः प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया संस्कृतेन अष्टवाक्यानि निर्माय लिखत। यहाँ पर हमारे सामने एक चित्र दिया हुआ है और कुछ शब्द दिए हुए, उन शब्दों की सहायता से हमें 8 वाक्य लिखने हैं। मुझे लगता है इस प्रश्न को करने के बजाय हम इसके जो अथवा में दिया हुआ है इस प्रश्न को करेंगे तो मुझे लग रहा है इसमें हम ज़्यादा सफल होंगे। तो मैं एक बार इसको पढ़ लेता हूँ, फिर इसको करने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ मंजूषायाः उपयुक्त पदानि गृहीत्वा अध्ययन विषये पिता पुत्रयोः संवाद कुरुतु। पिता और पुत्र के मध्य यहाँ पर संवाद हो रहा है, कुछ बिंदु दिए हुए यहाँ पर। पिता कहते हैं गोपेश, हे गोपेश तब कथम प्रचलित, तुम्हारा किस प्रकार से चल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा अध्ययनम, मैं यहाँ पर क्रम संख्या लिख देता हूँ, आप देख के लिख सकते हैं। पहले में क्या आएगा अध्ययनम, दूसरा हे पिता, हाँ पिताजी, अध्ययनम तू क्या हो जाएगा समीचीनम अर्थात ठीक प्रचलति चल रहा है। तीसरा है कोऽपि विषयः एतादृश अस्ति, कोई ऐसा विषय है जिसमें त्वम अनुभवसि, तुम अनुभव कर रहे हो, क्या हो जाएगा काठिन्यम, कठिनाई का अनुभव कर रहे हो। आम, हाँ, मम स्थिति सम्यक् नास्ति, मेरी स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि हमारे विद्यालय में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा गणित अंग्रेजी विषय, क्या आ जाएगा ये नंबर 4 अंग्रेजी विषय। इसके बाद है यतो ही अस्माकं विद्यालय अंग्रेजी विषय से, क्योंकि हमारे विद्यालय में अंग्रेजी विषय का क्या आ जाएगा अध्यापक, ये नंबर 5 पे आएगा। अध्यापक नास्ति, क्योंकि हमारे विद्यालय में अंग्रेजी विषय के अध्यापक नहीं है। तो पिताजी कहते हैं त्वम पूर्वम तु माम अस्मिन् न उक्तवान, तुमने पहले तो मुझे इस विषय में नहीं कहा। तो यहाँ पर नंबर 6 पे क्या आएगा विषय। और अगला है पूर्वम तो अध्यापक आसीत, पहले तो अध्यापक थी, परम अधुना तस्य, परंतु अब उनका क्या हो गया है स्थानांतरण। तो 7 नंबर पे क्या आएगा स्थानांतरण, यानी कि स्थानांतरण अन्यत्र अब दूसरी जगह हो गया है। तो पिता कहते अस्तु ठीक है, हम तब करते अध्यापकस्य, मैं तुम्हारे लिए अध्यापक की क्या करूँगा क्या करूँगा व्यवस्था। तो नंबर 8 पे क्या आएगा व्यवस्था। इस प्रकार से यह प्रश्न हल होगा। आप देख सकते हैं कहाँ आपने गलती की है, क्या सभी सही आपके, कमेंट में ज़रूर लिखें।
प्रश्न संख्या 18 है अधोलिखितेषु वाक्येषु केषाञ्चित् चतुर्णां वाक्यानां संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, अर्थात नीचे लिखे वाक्यों में किसी 4 वाक्यों का यानी किन्हीं 4 वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करिए। तो हमारे सामने कुछ 6 वाक्य, मैं यहाँ पर 6 वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करूँगा। आप देख सकते हैं कि कितने हमारे सही है। सबसे पहला दिया हुआ वो है विद्यालय के चारों ओर आम के पेड़ है। तो यहाँ पर के चारों ओर शब्द लिखा हुआ है। के चारों ओर को संस्कृत बनेगी परितः। परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो विद्यालय का क्या बनेगा? विद्यालयम। तो विद्यालयम आम्र वृक्षाः सन्ति, बहुवचन में इसलिए। इसके बाद में दिया हुआ है राजा भिक्षु को भोजन देता है, और देने के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नृपः भिक्षुकाय भोजनम ददाति या यच्छति। अगला प्रश्न है मोर नाचता है, इसकी संस्कृत बनेगी मयूरः नृत्यति। अगला है हम सब रामायण पढ़ेंगे, तो हम सब की संस्कृत बनेगी वयम, और रामायण की संस्कृत बनेगी रामायणम। और हम सब किस नंबर पे आता है? तो सह, तो, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। नंबर 9 पे वयम आता है। तो पठ धातु लृट लकार में नंबर 9 पे बनेगा पठिष्यामः। तो इसका उत्तर बनेगा वयम रामायणम पठिष्यामः। इसके बाद में दिया हुआ है अयोध्या के राजा दशरथ थे। तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा? अयोध्यायाः नृपः दशरथः आसीत्। इसके बाद में लिखा हुआ है बालकों को मिठाई पसंद है। तो रुच धातु के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बालकाय मधुरम या मिष्टम रोचते। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न बिल्कुल सही होगा। अगला जो प्रश्न है और अंतिम जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 19 है, वो है अधोलिखितानि वाक्यानि क्रम रहितानि सन्ति। अधोलिखित जो वाक्य है वो क्रम रहित है। कथाक्रमम संयोजनम यथाक्रमम संयोजनम कृत्वा लिखत। आपको क्रम संयोजित करके लिखना है। एक कहानी यहाँ पर दी हुई है तदा तस्य मुखात् रोटिका अपि जले पतति। तब उसके मुख से रोटी भी जल में गिर गई। एकदा कश्चित् कुक्कुरम एकाम रोटिकाम प्राप्नोत। एक बार कोई कुत्ता एक रोटी को प्राप्त करता है। तो मुझे लगता है सबसे पहले जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे ये नंबर 1 पे आएगा। एकदा, एक बार कोई कुत्ता एक रोटी का प्राप्त करता है। इसके बाद हम लिखेंगे वो लिखेंगे 5वीं जो लाइन है वो नंबर 2 पे आएगी। सह रोटिका मुखे गृहीत्वा गच्छन् आसीत्। वह रोटी को मुख में लेकर जा रहा था। और इसके बाद नंबर 3 पे हम लिखेंगे वो लिखेंगे हम तीसरा जो वाक्य है वो नंबर 3 पर आएगा। तदा सह नदी जले स्वप्रतिबिंबम अपश्यत। तब उसने नदी के जल में अपनी परछाई को देखा। और इसके बाद में छठे नंबर पे हम लिखेंगे, माफ़ी चाहता हूँ, नंबर 4 पे हम लिखेंगे। जो छठे क्रम का जो वाक्य है वो नंबर 4 पे आएगा। स्वप्रतिबिंबम अन्यम कुक्कुरम मत्वा सह तस्य रोटिकाम प्राप्तुम अचिन्त्यत। अपने प्रतिबिंब अपनी परछाई को अन्य कुत्ता मानकर वह रोटिका को प्राप्त करने के लिए उसने सोचा। किसने? उस कुत्ते ने। इसके बाद नंबर 5 पे हम लिखेंगे। जो चौथी लाइन है वो नंबर 5 पे लिखेंगे। सह कुक्कुरम रोटिकाम प्राप्तुम तेन सह युद्धार्थम मुखम उद्घाटति। वह कुत्ता रोटिका को प्राप्त करने के लिए, रोटी को प्राप्त करने के लिए उसके साथ युद्ध करने के लिए मुंह खोलता है। और अंतिम जो लाइन है वो जो पहली लाइन है वो नंबर 6 पे हम लिखेंगे। तदा तस्य मुखात् रोटिका अपि जले पतति। तब उसके मुख से रोटी भी जल में गिर गई। प्यारे विद्यार्थियों, ये था आज के हमारे इस प्रश्न पत्र का मूल्यांकन पूरा हल। आशा है आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप स्व मूल्यांकन कर भी सकते हैं कि आपके कितने अंक आए। यदि आप अच्छे अंक प्राप्त होते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और सभी विद्यार्थियों से भी मैं निवेदन करता हूं कि आपके कितने अंक आए उन अंकों को आप कमेंट्स में जाकर ज़रूर लिखें। आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।